इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहकर, इतनी मुद्दत से तुम्हें पाकर मिलने आया करो मगर नहा कर। गर्लफ्रेंड ने लक्ष्य लगाई, इसीलिए गर्लफ्रेंड ने लक्ष्य लगाई और बेल्जियम चली आई। तुम सावन के महीने में यूं आती हो कभी जाती हो, कभी आती हो कभी जाती हो, मेरे दिल को कितना तड़पाती हो। रूह कांप गई ये जानकर तुम बर्तन मांजने की साबुन से नहाती हो। ठहरो जरा, रुको जरा, सब्र करो। अब सामने से जवाब आता है जी। एक हम भी बोले, तुम हम सफर मिले हमें इस हयात में, तुम हम सफर मिले हमें इस हयात में, मिल जाए जैसे सांड सुनी रात में। वो लग साबुनी थी, बर्तन मांजने की साबुन नहीं थी। ठीक है, अगले ने मान लिया। गर्लफ्रेंड ने लक्ष्य लगाई और बेल्जियम चली आई। देखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग। ये बेल्जियम है और इधर आपका श्रीलंका है। सबसे पहले हम पावर शेयरिंग के अंदर बेल्जियम की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो अपना जो तकिया कलाम आज का वो ये है, गर्लफ्रेंड ने लक्ष्य लगाई और बेल्जियम चली आई। अब यूं देखिएगा, जब हम क्रॉस करते हैं ये वाला इस तरीके से, तो आपको यूं ही करना है 1 2 3 और 4। ये देख रहे हैं आप। तो बेल्जियम का सबसे पहला आपको नेबरहुड कंट्री पूछ सकता है। तो सबसे पहला पन्ना क्या है? गर्लफ्रेंड ने। तो गर्ल जी से जर्मनी, क्या हो गया? जर्मनी। गर्लफ्रेंड ने, गर्लफ्रेंड इधर आपका आ जाएगा फ्रांस। गर्लफ्रेंड ने इधर आपका आ जाएगा नीदरलैंड्स, नीदरलैंड। गर्लफ्रेंड ने लक्ष्य, तो ये आपका हो गया लक्सेमबर्ग। तो आप समझ गए होंगे कि जो बेल्जियम है इसकी नेबरहुड कंट्रीज कौन कौन सी हो गई? जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और लक्सेमबर्ग। गर्लफ्रेंड ने लक्ष्य लगाई और कहां चली आई? बेल्जियम चली आई। अब देखिए, थोड़ा सा कैपिटल सिटी देखते हैं। जर्मनी का कैपिटल सिटी क्या है? बर्लिन। लक्सेमबर्ग का कैपिटल सिटी लक्सेमबर्ग ही है। फ्रांस की कैपिटल सिटी क्या है? पेरिस। और नीदरलैंड्स की कैपिटल सिटी का नाम है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ठीक है, तो ये इसकी कैपिटल सिटीज हो गई। अब अपना जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल सिटी का नाम क्या है? ब्रसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल सिटी का क्या नाम हो गया? ब्रसेल्स। देखिएगा, पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो अधिकार है, जो पावर है, किस प्रकार से बांटे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला हमें देखना पड़ेगा कि बेसिस क्या है, किस प्रकार से कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग यहां पर रहते हैं। तो देखिएगा, ये आपका नॉर्थ रीजन है और ये आपका सदर्न पार्ट है। नॉर्थ रीजन जो है इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन। और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं वेलोनिया। फ्लेमिश रीजन में 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग हैं। और यहाँ पर वेलोनिया में 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि मेजोरिटी में कौन आ गया। इसका मतलब अगर बेल्जियम में टोटल ओवरऑल अपन देखें तो इसका जो मेजोरिटी जो पीपल है वो कौन हो गए? डच हो गए। लेकिन ब्रसेल्स के अंदर कुछ कहानी थोड़ी सी उल्टी है। यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो हैं फ्रेंच स्पीकिंग और 20% लोग क्या है? डच स्पीकिंग। और ये जो ब्लैकिश पार्ट आपको दिख रहा है ये 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल, ये जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं।
तो अलग अलग यहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आपको दिख गए, लेकिन किसी भी जगह पर एक मेजॉरिटी ने दूसरी माइनॉरिटी को किसी प्रकार से अंडर एस्टिमेट नहीं किया है, यानी पावर शेयर्ड अमंग द वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इक्वली। एंड फॉर दैट between 1970 to 1993 4 times कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, यानी बेल्जियम का संविधान 1970 से 1993 के बीच में 4 बार इन्होंने बदला। किस लिए? ताकि कोई भी ग्रुप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सके। देखिएगा, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट there is third type of government which is popularly known as community government, which is based on different linguistic people such as German, French and Dutch। तो देखिए, आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग है उसके लिए किस प्रकार की गवर्नमेंट का फॉर्मिंग किया गया, तो आपका जवाब आना चाहिए तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट का, और इसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये आपसे पूछ सकता है, दिस इज सच ए गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग बिफोर द वर्ल्ड और वर्ल्ड्स कंट्री। तो ये सबसे बड़ा आइडल है, और इसी के लिए ब्रसेल्स को हेडक्वार्टर भी बनाया गया, किसका? ईयू का। ईयू मीन्स यूरोपियन यूनियन। तो आपसे पूछ सकता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप कहेंगे ब्रसेल्स। इसके नेबरहुड कंट्रीज के बारे में आपने देख लिया, इसके अंदर तीसरे प्रकार की कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में हमने देख लिया। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका में थोड़ा सा अलग से डिफरेंट चीजें हैं। पहली बात, श्रीलंका हमसे बिल्कुल देखिएगा, ये भारत है और ये आपका श्रीलंका आ गया, यानी हमसे एक ही कदम नीचे। तो हमारे देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो एक कदम नीचे ये कब आज़ाद हो जाएगा? 1948 में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन द ईयर 1948, नंबर फर्स्ट। अब यहां पर अलग अलग प्रकार के रिलीजियस ग्रुप भी हैं और लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हैं। देखिएगा कैसे। इस जगह पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से धर्म को मानने वाले हैं? बुद्धिस्ट, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। और इस बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो टोटल हैं 74%। यानी आप समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी श्रीलंका में किसकी है? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की। और बौद्ध धर्म के लोग को जो मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, इनकी भाषा है सिंहल, यानी ये सिंघल भाषा को बोलते हैं। 74% है। दूसरा नंबर आता है तमिल लोगों का। तमिल्स आपके हैं 18%। और इस 18% में 2 प्रकार के तमिल्स हैं। एक आपके हैं श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। देखिएगा, इंडियन तमिल्स कौन हुए? कि whose forefathers came from India during the time of colonial period as a plantation worker। यानी ब्रिटिशर्स जो है वो प्लांटेशन वर्कर के रूप में इनको यहाँ पर श्रीलंका में भेजते हैं, एंड सिक्वेंसली दे बिकेम ए हैबिटेंट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर जो ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट है वो तो हो गए आपके श्रीलंकन तमिल्स, और इंडियन तमिल्स हो गए आपके जो भारत से आए हैं। अब श्रीलंकन तमिल्स जो हैं इनकी तादाद है 13%, और इंडियन तमिल्स हैं ये हैं 87%। ये भी ध्यान रखिएगा। 7% यहां पर कौन है भाई? क्रिश्चियन। 7% यहां पर है क्रिश्चियन। देखिए, बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध धर्म को मानते ही हैं। तमिल जो है, तमिल्स के अंदर 2 अलग अलग प्रकार के लोग हैं। वो कौन कौन से धर्म को मानने वाले हैं? एक हिंदू भी हैं प्लस मुस्लिम भी, यानी तमिल में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। जबकि क्रिश्चियन में तमिल भी हैं
और सिंगल भी है। यानी सिंगल कौन बोलते हैं? जो बौद्ध धर्म वाले वही बोलते हैं, लेकिन ये सिंगल और तमिल इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है अंग्रेजों का राज था। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है दे डिड ग्रेट एफर्ट टू कन्वर्ट द रिलीजन ऑफ वेरियस पीपल। तो इसी सिलसिले में ये जो लोग हैं इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, क्योंकि उनको ज़्यादा फिर प्रॉफिटेड करते थे। तो एक छोटा सा सीनेरियो है। अब ये जो बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर इंडियन तमिल्स है, ये इंडियन तमिल्स बिल्कुल बीच के अंदर है। जबकि ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ और ईस्ट का पार्ट, इस जगह पर कौन है भाई? श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स। अब जैसा कि अपन ने ऊपर देख लिया है कि श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948 और इसी के साथ में सिंगल लैंग्वेज दैट वाज डिक्लेयर्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन द ईयर 1956। अब यहां पर देखिएगा डिफरेंस बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। दीज पीपल डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स विच डिनायल ऑफ द राइट ऑफ each and every or any linguistic groups, but in Sri Lanka Singhals they impose their superiority over other linguistic groups like तमिल स्पीकर और क्रिश्चियंस। यानी यहाँ पर जब एक ही धर्म के लोगों की जो भाषा है उसको अगर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बना दिया जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दे विल बी प्रॉफिटेड एक्सेसिवली इन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट जॉब्स। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डेंस क्लेश जैसा वातावरण हो गया और जिसको अपन कह सकते हैं कि सिविल वॉर जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई श्रीलंका में। जबकि बेल्जियम के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि डच, फ्रेंच और जर्मन इन्होंने बहुत शानदार अकोमोडेशन किया, जो कि पूरे विश्व के सामने एक बड़ा बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर पावर शेयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, यहाँ पर लिंग्विस्टिक अलग अलग वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हैं और रिलीजियस ग्रुप भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई, जबकि यहाँ पर इन्होंने जबरदस्त अकोमोडेट किया एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप को। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए कि जो पावर शेयरिंग है वो किस किस प्रकार से हो सकती है। देखिएगा पावर शेयरिंग के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होगा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरा होगा वर्टिकल पावर शेयरिंग और तीसरा होगा जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम के लिए देखा, और फोर्थ नंबर होगा पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि पावर्स डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कौन कौन आएंगे आपके, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यानी पावर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बटे हुए, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। एंड नन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंजॉय एक्सेसिव पावर। इसका मतलब सबको इक्वल पावर है, तो कोई सा भी एक ऑर्गन अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सकता। इस कारण से वो अपना एक एक्सेसिव पावर ना यूज करते हुए डेमोक्रेसी की फील को नष्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर ये वाले जो हैं ये इसको चेक कर सकते हैं, ये वाले जो है ये इसको चेक कर सकते हैं। तो ईच ऑर्गन्स कैन चेक टू वर्किंग ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस। भाई जुडिशरी में कौन बैठते हैं, जज वगैरह बैठते हैं। तो जज वगैरह जो हैं वो कार्यपालिका के जो लोग हैं, मान लीजिए चाहे मंत्री वगैरह जो भी हैं, तो उनके कार्यों को थोड़ा लिमिट कर सकते हैं। संसद अगर कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जो आपके संविधान के खिलाफ हो रहे हैं तो ये उसको लिमिट कर सकती है। संसद अगर किसी प्रकार से जुडिशरी
अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जा रही है तो संसद खुद नियम लाकर इनको लिमिट कर सकती है। तो यही चीज कहना चाह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जो है उसको अपन चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। दूसरा आपका आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग, इसमें क्या होगा, पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे अपने यहाँ पर कौन है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके नीचे फिर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर इसके नीचे कौन है, रीजनल गवर्नमेंट है। तो इनके अपने अपने पावर्स, इनके अपने अपने अधिकार हैं। तो जब अधिकार एक लेवल में बटे हुए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में इसके अधिकार हैं, स्टेट वाले के पास में इसके अधिकार है, रीजनल में जैसे आप समझते हैं पंचायत वगैरह, नगर पालिका वगैरह जो भी है, तो जब लेवल में इस तरीके से बटे हुए हैं तो इसको अपन वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तीसरा नंबर जो आता है, तीसरा नंबर जो आता है वो किसका आएगा, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, और सोशल ग्रुप्स। जैसा कि हमने श्रीलंका में भी देखा और बेल्जियम में भी देखा कि अलग अलग भाषाई लोगों के बीच में अधिकारों का बंटवारा हुआ। तो अलग अलग भाषा और धर्म के आधार पर जो लोग रहते हैं, ग्रुप सोशल ग्रुप्स हैं, अगर उनके बीच में अधिकारों का बंटवारा हुआ है तो ये तीसरे प्रकार का पावर शेयरिंग का टाइप है, जिसको पॉपुलरली क्या कहा गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि बेल्जियम में किस प्रकार की गवर्नमेंट की स्थापना हुई, फॉर्मिंग हुई, तो आप कहेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट की, या फिर तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट किसको कहते हैं, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को कहते हैं। और लास्ट और फोर्थ, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, मोमेंट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकुलर और कम्युनिटी गवर्नमेंट और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, मोमेंट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। अब देखिएगा, छोटी सी आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो श्रीलंका है उसको आज़ादी कब मिली, 1948 में। जो सिंगल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल कब घोषित किया गया था, 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। अब जो श्रीलंका का अपन ने जो ये डायग्राम देखा है, इसमें नॉर्थ और ईस्ट वाला जो पार्ट है, इसमें कौन रह रहे हैं, श्रीलंकन तमिल्स रह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका पीछे का सिनेरियो हम देखते हैं। 1972 Ceylon recognized as the Republican of श्रीलंका। यानी आप समझ रहे होंगे कि श्रीलंका को ही सेलोन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सेलोन किसका नाम है, तो सेलोन श्रीलंका का नाम है। 1972 से इसको द रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका के नाम से जाना गया। इसके बाद 1978 से इसको द सोशलिस्ट रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक श्रीलंका, इसके नाम से जाना गया। 1980 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, 1980 के अंदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स वर फॉर्म्ड डिमांडिंग ऑन सेपरेट तमिल एलम, सेपरेट तमिल एलम। तमिल एलम का मतलब ये हुआ कि प्रोविंस या फिर राज्य। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एलम का मतलब क्या हुआ, एलम का मतलब होता है स्टेट। अब ये जो तमिल है ये क्यों सेपरेट प्रोविंस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पूरे श्रीलंका के अंदर जो मेन उनकी लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज्ड कौन सी हुई, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो सिंगल हुई। तो सिंगल को बोलने वाले कौन है, बुद्धिस्ट है। तो ये लोग तो नहीं है, इसमें तो हिंदू भी और मुस्लिम भी है, ये तो बौद्ध धर्म को नहीं मानते। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई कुछ पार्ट तो ऐसा हो जिसको भाषा के आधार पर वहाँ की तवज्जो दी जाए।
वहाँ पे जो लोग हैं उनको नौकरी में हो या फिर कोई भी प्रशासनिक कार्य हो, उनके अंदर उस भाषा को बोलने वालों को तवज्जो दी जाए। तो स्पेशली श्रीलंकन तमिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, इन्होंने डिमांड किया 1980 में फॉर ए सेपरेट तमिल एलम। ये ध्यान रखिएगा। तो दो शब्द आपके लिए और नए हैं यहाँ पर, एक सैलोन, सैलोन श्रीलंका को ही कहा जाता है, और एलम किसको कहते हैं, राज्य को। अब इसका लास्ट एक चीज और बची है, और वो ये है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। भी पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, क्या कारण है पावर शेयरिंग के। तो देखिएगा, पावर शेयरिंग के दो कारण हैं। पहला कारण है प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन में देखिए, प्रूडेंशियल को हिंदी में अपन कह सकते हैं विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण यानी विवेकपूर्ण कारण ये हो सकते हैं इसके कि अगर आपने अलग अलग कम्युनिटी के अंदर अगर अधिकार बांटे हैं, पावर शेयर किया है, तो सबसे पहला इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन various social groups. Number 2, it leads to the stability of political order. And number 3, it ultimately enhances the unity and integrity of the nation. Moral region, it is the very spirit of democracy. Common people can favor or criticize the decision and policies formed by the government. And third, it provides share in the governance। यानी अब देखिएगा छोटा सा, प्रूडेंशियल रीजन में अगर आपने अधिकारों को बांट दिया है अलग अलग प्रकार के लिंग्विस्टिक ग्रुप में, रिलीजियस ग्रुप में, तो इसका विवेकपूर्ण कारण ये होगा कि इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप्स। जब अलग अलग लोगों को, अलग अलग सामाजिक जो समूह है, अगर उनको अधिकार मिल गए तो फिर क्यों लड़ेंगे, तो इससे वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेट रहेंगे। इट्स लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। जब सब सामाजिक वर्गों को अधिकार दे दिए गए हैं तो उनके बीच में जो चुनाव है, बार बार चुनाव नहीं होंगे, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होगी। अब जैसे आप अपने आस पड़ोस के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान के अंदर सत्ता को उठा दिया गया था, ओवरथ्रोन कर दिया गया, बांग्लादेश के अंदर चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया। तो जब आपके हर किसी सोशल ग्रुप को अगर पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। तीसरा, इट अल्टीमेटली इनहांसेस यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। और अल्टीमेटली अगर सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा तो इससे देश की एकता और अखंडता बढ़ेगी। मॉरल रीजन, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए कितना शानदार है।
आप एक बार अपने मन मन में बोल के देखिए, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये इसकी मूल भावना है। अधिकारों का विभाजन होना इसकी इसकी नैतिक, डेमोक्रेसी की नैतिक इसकी भावना है, इसकी आत्मा है। कॉमन पीपल कैन फेवर और क्रिटिसाइज, जब इसका नैतिकता ये है अधिकारों के विभाजन में कि सरकार जो चुनी गई है उसके कार्यों पर, उसकी पॉलिसीज पर, उसकी नीतियों पर, हर चीज पर जो जनता है वो भरोसा भी दिखा सकती है, और अगर कहीं पर उनको लगता है तो उसकी आलोचना भी वो कर सकती है। और इसी के साथ साथ में आम लोगों को इसमें गवर्नेंस में भागीदारी भी इसमें मिलती है। जैसे आप कई बार सुनते हैं गाय वाला और चाय वाला, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया और गाय वाला मुख्यमंत्री बन गया। तो देखिएगा ये छोटा सा का चैप्टर था पावर शेयरिंग, एक दो बार देखिएगा और आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले पॉलिटी के चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।